हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सेवेटिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप भी चाहते हैं 10वीं के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना, तो आज का यह वीडियो आप सभी को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल में बोला गया है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था से अभिप्रायः उस वैधानिक ढांचे से है जिसके अंतर्गत उत्पादन हो गया, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व इत्यादि क्रियाओं का संचालन किया जाता है। इसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ पे आसान भाषा में समझिए कि अर्थव्यवस्था से अभिप्रायः उस वैधानिक ढांचे से है जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व इत्यादि जितने भी क्रियाओं का संचालन किया जाता है, ये सभी के सभी क्रियाएं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित होती है। इसे ही हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। आइए जान लेते हैं वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों पहला होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो तीसरा होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आइए हम लोग जानेंगे कि आखिर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होते क्या हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑलरेडी ये सवाल पूछा जा चुका है और ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच में एक प्रकार की हम समझौता कर सकते हैं। इसमें उत्पादन के कुछ साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, तो कुछ साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। ध्यान से समझिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ना, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच में एक प्रकार का समझौता है। इसमें क्या होता है कि उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं ना, तो उत्पादन के कुछ ऐसे साधन हैं जहाँ पे सरकार का स्वामित्व होता है तथा कुछ ऐसे साधन हैं जहाँ पे निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि विश्व में केवल भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि सतत विकास क्या है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये भी सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों सतत विकास क्या है? तो देश में उपलब्ध संसाधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जल एवं अन्य खनिज का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वर्तमान अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और भविष्य में किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में अवरोध उत्पन्न ना हो। इसे ही सतत विकास की अवधारणा कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए कि देश में जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज लवण हो गया तथा जल हो गया, इस प्रकार के जितने भी संसाधन हैं इसका इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वर्तमान में जो भी अर्थव्यवस्था चल रहा है वो आसानी तरीके से बढ़िया ढंग से चलती रहे और आने वाले अर्थव्यवस्था के विकास में भी कोई भी अवरोध उत्पन्न ना करने देना, यही सतत विकास कहलाता है। अगला सवाल क्या कहता है, आर्थिक नियोजन क्या है? ये भी मैट्रिक एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया था। तो दोस्तों आर्थिक नियोजन क्या है? तो देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नियोजित तरीके से अलग अलग विकासात्मक कार्यों में किया जाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। यहाँ पे बोला गया कि देश के प्राथमिकताओं को ध्यान रखते हुए, तो देश के जितने भी प्राथमिकताएं होती हैं सभी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए देश में जितने भी उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे भूमि, जल, वायु, ये सब हो गया, इसका इस्तेमाल नियोजित तरीके से अलग अलग जितने भी विकासात्मक कार्य है, विकास करने के लिए जो कार्य है उसमें किया जाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों किसी भी अर्थव्यवस्था की अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है। जितने भी प्रकार की अर्थव्यवस्था पाए जाते हैं उन सभी अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग क्रियाएं संपन्न होती है। जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार, बैंकिंग तथा बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि जैसे विभाजन को ही अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। दोस्तों अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 वर्गों में बांटा गया है। फिर से समझिएगा कि आखिर अर्थव्यवस्था की संरचना से आप
क्या समझते हैं? तो जितने भी अर्थव्यवस्था होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि। और इन्हीं के अलग अलग क्रियाओं को विभाजन करने की क्रिया अर्थव्यवस्था की संरचना कहलाती है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। आइए जान लेते हैं वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला होते हैं प्राथमिक क्षेत्र। और दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन, कृषि पालन एवं मत्स्य पालन आते हैं, यानी मछली पालन आते हैं। उसके बाद में होता है द्वितीयक क्षेत्र। दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग हो गया एवं बिजली, ये दोनों चीज़ उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आता है तृतीयक क्षेत्र। दोस्तों, इसके अंतर्गत बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार एवं अन्य सेवाएं आते हैं। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कि इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र के, इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या बोला जाता है कि कृषि या मत्स्य पालन या पशुपालन अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप कह सकते हैं कि सर अर्थव्यवस्था के ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अगला सवाल प्रश्न 6 कहता है कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, आर्थिक विकास क्या है, आसान भाषा में हम लोग जानने जा रहे हैं। तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई खास अंतर तो नहीं है, किंतु मेडिसन के शब्दों में जब किसी विकासशील देश के आय का स्तर बढ़ता है तो वह आर्थिक विकास कहते हैं, किंतु जब किसी विकसित देश में उत्पादन या आय का स्तर बढ़ता है ना, तो उससे ही आर्थिक वृद्धि कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है कि अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था की जितने भी राष्ट्रीय आय होती है उसके उत्पादन के तमाम साधनों में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर की बात करेंगे तो कोई ज़्यादा तो अंतर नहीं है, किंतु एक वैज्ञानिक का नाम है मेडिसन, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। मेडिसन के शब्दों में कहा जाता है कि जब किसी विकासशील देशों में आय या उत्पादन का स्तर बढ़ता है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं, किंतु वहीं जब किसी विकसित देश में उत्पादन या आय का स्तर बढ़ता है ना, तो उसे आर्थिक विकास के बदले आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल जो है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, इसे दूर करने के उपाय बताइए। और 100% आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक 2011 से लेकर अभी तक बहुत बार ये क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम पेपर में देखने को मिला है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के आखिर कौन कौन से उपाय हैं और कौन कौन ऐसे कारण हैं जिसके कारण आज बिहार पिछड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कारण जानेंगे, उसके बाद में इसे दूर करने के उपाय भी जानेंगे। तो दोस्तों, बिहार के जो आर्थिक पिछड़ेपन के जो प्रमुख कारण हैं वो जनसंख्या में वृद्धि है, क्योंकि आज बिहार में इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है जिसके कारण आज बिहार पिछड़ा हुआ है। उसके बाद में आधारभूत संरचना का अभाव। आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है बिजली, सड़क, परिवहन, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, जिस कारण हमारा जो राज्य बिहार है वो काफ़ी ही अन्य राज्यों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है। उसके बाद में है कृषि पर निर्भरता। बिहार के जितने भी जनतागण हैं ये तमाम लोग अन्य कार्यों को छोड़कर केवल कृषि पर निर्भर रहते हैं और कृषि के माध्यम से ही अपने जीवन को यापन करते हैं, जिस कारण हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है। औद्योगिक पिछड़ापन। दोस्तों, औद्योगिक पिछड़ापन बिहार को पिछड़ा राज्य कहने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, क्योंकि बिहार में कोई भी उद्योग धंधा ना होने के कारण आज बिहार पिछड़ा हुआ है। इसके बाद में है बाढ़ एवं सूखा। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा बाढ़ एवं सूखा दो ऐसे स्थिति हैं, और किसी भी देश में लगातार ये स्थिति बन जाती है तो बड़े से बड़े देश को भी भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हमेशा बाढ़ और सुखाड़ की चपेट में हमेशा बिहार आ जाता है, जिस कारण ये डेवलप नहीं कर पा रहा है। उसके बाद में सबसे जो मुख्य कारण है वो ईमानदार एवं कुशल प्रशासन का अभाव। आज बिहार में जितने भी प्रशासन तथा कुशल प्रशासन जो है वो कुशल प्रशासन नहीं है, बेईमान प्रशासन हो गए हैं। यदि ईमानदार एवं कुशल प्रशासन होता तो आज बिहार की यह दुर्दशा नहीं होती। अब आइए हम लोग जानने जा रहे हैं कि आखिर बिहार के जो आर्थिक पिछड़ेपन हो गई है इसे दूर किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो दूर करने का आसान तरीका है जनसंख्या पे नियंत्रण। यानी बिहार के लोगों को चाहिए कि जनसंख्या पे नियंत्रण करके बिहार को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में कृषि एवं उद्योग का विकास। बिहार में कृषि एवं उद्योग का विकास करना चाहिए, जिससे तमाम लोगों को रोजी रोजगार का अवसर प्रदान हो सके। इस प्रकार से बिहार को डेवलप किया जा सकता है।
उसके बाद में है आधारभूत संरचना का विकास। आधारभूत संरचना हम आप सभी को बता दिए हैं, जैसे सड़क हो गया, रेल मार्ग हो गया, बिजली हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, स्कूल शिक्षा, ये तमाम आधारभूत संरचनाओं का विकास करना चाहिए। बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बहुत बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना भी चाहिए। अगला सवाल हमारा कहता है मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आइए जानने जा रहे हैं कि आखिर मानव विकास रिपोर्ट होता क्या है। दोस्तों याद रखिएगा कि किसी भी विकासशील देशों के स्वास्थ्य की स्थिति, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। फिर से समझिएगा कि किसी भी विकासशील देश जो होते हैं ना, उन सभी देशों की स्वास्थ्य की स्थिति, शैक्षिक स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसी रिपोर्ट की ही मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। अगला सवाल हमारा कहता है आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालिए कि आखिर आंतरिक संरचना होता क्या है। दोस्तों आंतरिक संरचना के आधारभूत संरचना भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत बिजली, सड़क, संचार, परिवहन, बैंकिंग, स्कूल एवं कॉलेज के साथ साथ अस्पताल भी आते हैं। यह सभी आर्थिक विकास के प्रमुख आधार हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि आय से आप क्या समझते हैं। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों, आय यानी इनकम से हम लोग क्या समझते हैं। दोस्तों आय वह मापदंड है जिसके माध्यम से देश या राज्य के आर्थिक विकास एवं स्थितियों का आकलन किया जाता है। समग्र रूप से आय को प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय के रूप में देखा जाता है। उसके बाद में अगला जो सवाल है मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि आखिर सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी देश में एक वर्ष के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादित कुल मात्रा को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आसान भाषा में कहे तो इसी को इंग्लिश में जीडीपी कहा जाता है। यहाँ पे बोला जाएगा सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो किसी भी देश में एक वर्ष के अंतर्गत जितने भी वस्तु एवं सेवा के द्वारा उत्पादित कुल मात्रा जो होती है उसे ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जिसे हम लोग शॉर्टकट में जीडीपी कहते हैं। दोस्तों जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसी का हिंदी अर्थ सकल घरेलू उत्पाद होता है। उसके बाद में अगला सवाल है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। आसान भाषा में जानिए कि देश की कुल जनसंख्या में, देश की कुल राष्ट्रीय आय में देश की तमाम जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल हमें प्राप्त होता है उससे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अर्थात प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है कि कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। तो दोस्तों याद रखिएगा, देश में कुल जितने भी राष्ट्रीय आय होते हैं यदि उस आय में उसी देश की कुल जनसंख्या से भाग लगा देंगे तो जो भागफल हमें प्राप्त होता है उससे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अब यहाँ पे सवाल निकल कर ये आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली तमाम कठिनाइयों का वर्णन करें। जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो कौन कौन ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिसका सामना करना पड़ता है। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ इस प्रकार से है। पहला कठिनाइयाँ होती है कि आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, यानी देश में जितने भी अलग अलग स्रोतों से जो अनुमानित आय प्राप्त होती है इसकी गणना करने में, काउंटिंग करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में है दोहरी गणना करने की आशंका रहती है, मूल्य को मापने में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो ये तमाम ऐसे कठिनाइयाँ हैं जो राष्ट्रीय आय को गणना करने में होती है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट छात्र एवं छात्राएं चाहते हैं 10वीं कक्षा के सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। साथ ही questionforexam.com पर वेबसाइट कीजिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके 10वीं कक्षा का सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आसानी तरीके से मोबाइल ऐप के माध्यम से पा सकते हैं। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम के माध्यम से भी आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का
PDF फ्री में डाउनलोड कर सकेंगे। तो है दोस्तों, उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही नए नए इंपॉर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।